हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे डॉन एट पुरी। ये पोम लिखी गई है जयंत महापात्रा के द्वारा। जयंत महापात्रा फिजिक्स के टीचर थे और वो पोम अपने शौकिया तौर पे लिखा करते थे। इस पोम का सेटअप जो आज हम पढ़ेंगे, डॉन एट पुरी, ये पुरी एक जगह है उड़ीसा के अंदर जहाँ पे भगवान जगन्नाथ पुरी का मंदिर है और समुद्र के किनारे पे है वो मंदिर। उसके सेटअप पे ये पोम लिखी गई है, पर इस पोम का मंदिर से कोई खास लेना देना नहीं है। अब जो राइमिंग स्कीम है वो इसमें कोई राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं की गई है। 6 स्टैंजा हैं, हर एक स्टैंजा में 3-3 लाइन है जिनके अंदर किसी राइमिंग स्कीम को फॉलो नहीं किया गया है। ये पोम पूरी तरह से पोइट की ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस है और इस पोम की जो टोन है वो बहुत ही सैड है, दुखी है। बिल्कुल पहली लाइन से ही हमें पता लग जाता है कि पोम कोई ज्यादा अच्छी या खुशी वाली लाइफ से भरी हुई पोम नहीं है, बहुत ही दुखी और सैड टोन वाली पोम है। और इसके जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो है इंजैम्पमेंट, सिम्बली एंड पर्सोनिफिकेशन। इंजैम्पमेंट का मतलब होता है कि जब पोएट एक ही सेंटेंस में अपनी बात कहने की बजाय उस सेंटेंस को 2-3 लाइनों में तोड़ के लिख देता है, यानी 2-3 सेंटेंस में नहीं, एक सेंटेंस को एक लाइन में लिखने की जगह 2-3-4 लाइनों के अंदर ब्रेक करके लिख देता है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाता है, उसको हम बोलते हैं इंजैम्पमेंट। उसके बाद सिम्बली, सिम्बली हमारी होती है जब एज, लाइक, सच ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, तो इसमें सिम्बली का यूज हुआ है। एंड देन पर्सोनिफिकेशन, हाँ इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन भी 2-3 थिंग्स का हुआ है जो हम पोम पढ़ेंगे तो साथ के साथ डिस्कस करेंगे। अब हम शुरू करते हैं पोम डान एट पुरी। डान का मतलब होता है सुबह का वक्त जब सूरज उग रहा होता है, जब सूरज की लाल रंग की रोशनी आसमान में फैली हुई होती है। जयंत महापात्रा इंडियन सोसाइटी में फैली हुई गलत और पुरानी बातों की आलोचना करते थे और इस पोम में भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया है। ये पोम उन्होंने जगन्नाथपुरी की पवित्र नगरी में लिखी है। कवि समुद्र के किनारे खड़े थे और सामने से सूर्य उदय हो रहा था और समुद्र के किनारे जगन्नाथपुरी का भव्य मंदिर है। तभी पोइट को वहां पर कौवों की कर्कश आवाज सुनाई देती है और कौवे चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं, उनकी शोर आए जा रहा है। तो कौवों का शोर मचाना एक अच्छा शगुन नहीं माना जाता है। इस फर्स्ट ओपनिंग लाइन से ही हमें पता लग जाता है कि जो पूरी की पूरी पोयम है वो एक सैड मूड की और एक ग्लूमी पोयम है। ये कोई हैप्पी और लाइफ फुल ऑफ एनर्जी वैसे वाली पोयम नहीं है। A skull on the holy sand. स्कल यहाँ पर पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, इमेज एज एन इमेज और एज अ सिंबल यूज हुआ है गरीब और भूखे लोगों के लिए। गरीब और भूखे लोग भगवान जगन्नाथ की इस पवित्र नगरी में, होली सैंड्स में, अपने भूखे पेट सो रहे हैं और भूख से मर रहे हैं। और ये पूरे देश के लिए बड़े ही शर्म की बात है कि हम झूठे रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं और गरीबों को खाना मिले इसकी हम इंतजाम नहीं करते हैं। तभी पॉइंट की नजर वहां पर पड़ती है क्योंकि सुबह हो रही है, सूर्य उदय हो रहा है और सब लोग भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर में पूजा करने के लिए आ रहे हैं और वहां पर सफेद कपड़े पहने हुए विधवा महिलाएं भी उनको दिखाई देती हैं। और उन विधवा महिलाओं को देखकर कवि के मन में विचार आता है कि इनके जीवन का जो केंद्र था वो इनके हस्बैंड थे, जो सेंटर ऑफ इनकी लाइफ थे वो इनके हस्बैंड थे और अब वो नहीं रहे हैं, भगवान को प्यारे हो गए हैं, तो अब इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। और ये संकेत करता है पुरुष प्रधान समाज की तरफ कि अगर स्त्री का पति नहीं रहता है जीवित तो उस स्त्री को सांसारिक सुखों के बारे में नहीं सोचना चाहिए और सिर्फ भगवान की पूजा अर्चना में ही अपना ध्यान लगाना चाहिए। वो किसी भी और रंग के वस्त्र नहीं पहन सकती है, सिर्फ उसको सफेद रंग ही पहनना है। अगेन ये व्हाइट कलर यहाँ पर एज अ सिंबल यूज हुआ है ऑफ प्योरिटी, ऑफ स्पिरिचुअल प्योरिटी और स्पिरिचुअलिज्म, कि बाकी कलर्स संसारिक सुखों को इंडिकेट करते हैं और व्हाइट कलर करता है
भगवान की तरफ, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ इंडिकेट करता है। तो वो महिलाएं सफेद रंग के कपड़ों में आई हैं वहां पर, और ग्रेट टेम्पल यानी कि भगवान जगन्नाथ पुरी के मंदिर में अंदर एंट्री मिलने का इंतजार कर रही हैं। और अब उनके जीवन में किसी और सांसारिक चीज का कोई महत्व नहीं रह गया है। अब उनकी लाइफ में सिर्फ भगवान की पूजा अर्चना करना ही बच रहा है, क्योंकि उनकी लाइफ के जो सेंटर थे उनके हस्बैंड्स, दे आर नो मोर। तो अब उनको किसी और सांसारिक सुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उनकी जो ऑस्टियर आईज हैं, ऑस्टियर का मतलब होता है ग्रिम, स्टोनी। उनकी ऑस्टियर आईज, आंखें उनकी बिल्कुल बिना किसी भाव के हैं और उनमें उदासी है। भाव यहाँ पे संसारिक चीजों के लिए लिया गया है, क्योंकि अब उनके सेंटर ऑफ द लाइफ अब दे आर नो मोर, यानी उनके हस्बैंड्स आर नो मोर। इसलिए उनको संसारिक सुखों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उनके लिए किसी तरह का भाव उनके आंखों में नहीं होना चाहिए। अब उनकी आंखों में सिर्फ भगवान के लिए ही भाव होना चाहिए। और उनके ऊपर इस सोसाइटी ने एक ऐसा रिलीजियस नेट डाल दिया है, लाइक दोज कॉट इन अ नेट। उनकी आंखें ऐसी उस नेट में फंस गई हैं, यानी कि उन लेडीज के ऊपर, उन महिलाओं पे इस सोसाइटी ने एक ऐसा धार्मिक नेट डाल दिया है, और उसके अंदर फंसी हुई उनकी आंखें बस उदासी से बाहर देख रही हैं। और उनकी आंखों में सांसारिक चीजों के लिए कोई भी भाव नहीं है। पत्थर के जैसे हैं वो, स्टोन के जैसे हैं सांसारिक चीजों के लिए, क्योंकि सेंटर ऑफ लाइफ उनके हस्बैंड अब वो नहीं रहे हैं। इसलिए अब उनको भगवान की पूजा अर्चना में ही ध्यान लगाना है। और उनके लिए सिर्फ एक ही आशा की किरण है, और वो है भगवान का मंदिर। जैसे जब सूर्य उदय होता है तो उगता हुआ सूरज जिंदगी में आशा, होप लेके आता है, पॉजिटिविटी लाता है। ऐसे ही वो भी मंदिर के बाहर खड़ी हुई मंदिर में एंट्री करने का वेट कर रही हैं, क्योंकि मंदिर ही अब उनके लाइफ में एकमात्र चीज बच गई है जहां पे उनको पीस मिलेगी और जहां पे उनको होप मिलेगी। द फ्रेल अर्ली लाइट कैचेस। फ्रेल का मतलब होता है वीक, थोड़ी डिम। जैसे जैसे सूर्य उगता है उसकी लाइट, उसकी रोशनी उस टाइम पे बहुत हल्की होती है, और वो जैसे जैसे पूरे शहर पे पड़ती जा रही है तो कवि को वहां पर लेप्रस शेल नजर आती हैं। लेप्रस शेल अगेन यहाँ पर यूज हुआ है लेप्रोसी के शिकार लोगों के लिए। लेप्रोसी एक टाइप का स्किन डिजीज होती है जो छूने से फैलती है, छुआछूत से फैलती है। इसलिए ऐसे लोगों का समाज ने बहिष्कार कर दिया है, और वो मंदिर के बाहर एक दूसरे के टेक लगा के बैठे हुए हैं। और उनके फेस बिल्कुल क्राउस्ड फेस है, यानी कि मुरझाए हुए हैं, और उनके नाम और पहचान सब गुम हो चुके हैं। अब वो सिर्फ कुष्ठ रोग से शिकार, लेप्रोसी के शिकार लोग मंदिर के बाहर एक दूसरे के सहारे वहां पर बैठे हुए हैं, और वेट कर रहे हैं कि कोई उनको खाना देगा तो वो खाना खा लेंगे। उनके नाम और पहचान सब खत्म हो चुके हैं। उनके पास ना कोई सोशल सिक्योरिटी है और ना ही उनके पास कोई नाम और पहचान है। फिर सडनली पॉइंट को दिखाई देता है एक सॉलिटरी पायर। सॉलिटरी का मतलब होता है एक, सिंगल। पायर मतलब चिता। तो पोएट को तभी एक जलती हुई चिता दिखाई देती है, और चिता को देखकर हमारे मन में कभी अच्छी फीलिंग नहीं आती है। ऐसे ही पोएट कहता है कि सलन सॉलिटरी फायर, यानी कि उस सॉलिटरी फायर को देखकर, उस अकेली जलती हुई चिता को देखकर पोएट को भी ग्लूमी फीलिंग ही आती है। और उसके आग के उठते हुए धुएं में से एकदम से पोएट को याद आता है कि उसकी मदर की भी यही लास्ट विश थी कि वो यहाँ पर इस भगवान जगन्नाथपुरी की पवित्र नगरी में क्रिमेट की जाए, यहीं पर उनके अंतिम संस्कार किए जाए। उनको अपनी माँ की ये बात याद आती है, तो इसका कंपैरिजन वो सूरज की रोशनी जो शिफ्टिंग सैंड पे पड़ रही है उससे करते हैं। शिफ्टिंग सैंड उन्होंने बोला है, समुद्र की लहरों से समुद्र तट की मिट्टी बार बार शिफ्ट हो रही है, और उस पे सूर्य की उगती हुई किरणें पड़ रही हैं, और उस किरणों से, उस लाइट से उन्होंने अपनी इस माँ की लास्ट विश को कंपेयर किया है कि जैसे सैंड शिफ्ट हो रही हैं ऐसे उनके
दिल में भी हलचल है और जिस तरह से सूर्य की रोशनी उस शिफ्टिंग सैंड पे पड़ रही है, वैसे ही उनकी माँ की जो लास्ट विश है, टू बी क्रीमेटेड इन दिस होली लैंड, इन दिस होली सिटी, ऑन दिस होली लैंड, ये विश उनके दिल के अंदर एकदम से ट्विस्ट होना शुरू हो जाती है, हलचल मचाना शुरू कर देती है। कर लेते हैं कि इसके क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस हैं। तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट स्टैंजा है वो हमें एक पोएटिक डिवाइस तो नहीं है, बट वो हमें पोएम के मूड के बारे में बताता है। एंडलेस क्रो नॉइजेस, यानी कि पोएम जो है वो सैड टोन के साथ शुरू हो रही है। अब पोएटिक डिवाइसेस हैं आ स्कल। स्कल का यहाँ पर एज एन इमेज यूज किया गया है, एज अ सिंबल यूज किया गया है भूखे और गरीब लोगों के लिए। उसके बाद टिल्ट इट्स एम्प्टी कंट्री, टिल्ट एम्प्टी कंट्री को ये टिल्ट कर रहा है। टिल्ट पर्सोनिफिकेशन हुआ है क्योंकि कंट्री को टिल्ट कर रहा है। टिल्ट एक ह्यूमन क्वालिटी है जो कंट्री को दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर एलिटरेशन है बिकॉज वाइट, विडो एंड वुमेन, डब्ल्यू साउंड का यहाँ पर रेपिटेशन हुआ है एक ही लाइन में, तो यहाँ पे एलिटरेशन है। और उसके बाद है नेक्स्ट स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा। इसके अंदर लाइक वर्ड का यूज हुआ है, उनकी आंखों को कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पे सिमिली है क्योंकि उनकी आईज जो देख रही हैं, उनकी उदास आंखें जाल में फंसे हुए देख रही हैं, इस तरह से। तो लाइक वर्ड का यूज हुआ है यहाँ पर, सिमिली है। और उसके बाद यहाँ पर इंजैबमेंट भी है क्योंकि ये पूरी की पूरी एक सिंगल सेंटेंस के जैसे भी ये लाइन स्टैंड करेगी, जिसको पोइट ने 3 लाइनों में बांटकर लिखा है। देयर ऑस्टियर आईज स्टेयर लाइक दोज caught in a net hanging by the dance shining strands of faith। तो ये सिंगल सेंटेंस भी स्टैंड करेगा, इंडिपेंडेंट सेंटेंस, जिसको पोइट ने 3 लाइनों में ब्रेक करके लिखा है, इसलिए यहाँ पर इंजैबमेंट भी है। उसके बाद ये फोर्थ स्टैंजा के अंदर फिर से पर्सोनिफिकेशन आएगा, लाइट कैचेस, यानी कि लाइट कैच कर रही है। लाइट एक नॉन ह्यूमन थिंग है और उसको कैचेस एक ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद फिफ्थ स्टैंजा के अंदर यहाँ पे फिर से एलिटरेशन है बिकॉज एस साउंड का यहाँ पर रेपिटेशन है। स्मोक, सलन एंड सॉलिटरी, एस साउंड का रेपिटेशन है यहाँ पर बार बार। एंड उसके बाद जो लास्ट स्टैंजा है इसके अंदर शिफ्टिंग सैंड्स, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। और ये जो लास्ट वाली जो लाइन है, ये पूरी की पूरी ये जो लास्ट स्टैंजा है, ये पूरा इंजैबमेंट है बिकॉज हर लास्ट विश टू बी क्रीमेटेड हेयर ट्विस्टिंग अनसर्टेनली लाइक लाइट ऑन द शिफ्टिंग सैंड। ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस के फॉर्म में भी स्टैंड करता है और इस एक सेंटेंस को पोइट ने 3 लाइन्स में ब्रेक करके लिखा है, इसलिए यहाँ पर इंजैबमेंट भी है।